आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, प्रोग्राम शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट हम अपने सुनने वालों से कर दें कि प्रोग्राम को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ये जो पाकिस्तान के अंदर क्रैकडाउन हो रहा है इंटरनेट के ज़रिए और यूट्यूब के ऊपर, इसको हम मिलकर मात दे सकें। राजा साहब, एक तो वेलकम टू द शो। आप काफ़ी दिनों के बाद, और लोगों का एक बड़ा कंसर्न था कि राजा साहब किधर चले गए हैं, तो मैंने अपनी कैपेसिटी में तो लोगों को इन्फॉर्म किया कि तबीयत आपकी ठीक नहीं थी, लेकिन जो डेवलपमेंट्स इतनी हो रही हैं, और ऑब्वियसली आज का दिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, अमेरिका में इलेक्शन और फिर इसका जो असर है पाकिस्तान के ऊपर, और खैर पाकिस्तान के अलावा पूरी दुनिया के ऊपर जो है इसका एक असर जो है पड़ता है। तो इस तनाजुर में क्योंकि आप अमेरिका में हैं, तो ऑब्वियसली वहाँ से भी आपसे जो है वो हम इंसाइट लेंगे। राजा साहब, तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक जजेस कमेटी जुडिशल कमीशन का इजलास, और फिर पाकिस्तान के अंदर अब अदालतें किस तरह निज़ाम को कंट्रोल करेंगी, इस बात का फैसला हो गया। अगर मैं ये कहूं कि जिन्होंने 26वीं तरमीम लाने के लिए इतने जतन किए वो कामयाब हो गए, और अब शायद उनके लिए वक्त आ गया है कि वो इसका फल जो है वो खाएंगे। और इसकी हमने आज एक बड़ी मिसाल राय साहब देखी है पाकिस्तान में जुडिशल कमीशन के इजलास के अंदर। 5-7 से फैसला आया, और 5-7 से फैसला आने का मतलब ये था कि 5 जजेस एक तरफ थे, जस्टिस मुनीब, जस्टिस मंसूर, जस्टिस याहिया अफरीदी, और 2 जो आपके जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, नॉट जजेस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनमें शिबली फराज है और उमर अयूब, उन्होंने आईनी बेंच के हवाले से जो वोट है वो जस्टिस अमीन को नहीं दिया। अब खबर यह रहा है साहब कि जस्टिस अमीनुद्दीन आईनी बेंच के सरबराह होंगे, और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कमेटी है, जजेस कमेटी जिसको नाम दिया जाता है, उसके अंदर भी जो अगले 2 सीनियर जजेस हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन के अलावा जमाल मंदोखेल और एक और हैं, उनको शामिल किया जाएगा। और अब जजेस ये 3 फैसला करेंगे कि पाकिस्तान की जो में आईनी दरखास्तें जब भी दायर की जाती हैं इसे कौन सुनेगा और किस तरह से इसके ऊपर अमल किया जाएगा। अच्छा, जो आपने एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं राय साहब आज पाकिस्तान में फॉलो कर रहा था तमाम खबरों को भी, और जो रिपोर्टर्स हैं उनसे भी मेरी बात हुई। बताया जाता है कि 5 लोगों ने इस बात के ऊपर जोर दिया कि पूरी सुप्रीम कोर्ट को आप आईनी बेंच डिक्लेयर कर दें, यानी तमाम जजेस जो होंगे वो आईनी बेंच का हिस्सा होंगे। इसके ऊपर नहीं माने, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जनाब ऐसा तो नहीं होगा, और उन्होंने हैंडपिक्ड कहा जाए जजेस को इसमें शामिल किया है, और अपनी मर्जी के जजेस पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और दीगर जो है उसे शामिल किया गया। तो अब बड़ा वाज़ेह नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है जिसके पास असल ताकत है, जो काम करेगी कुछ लोगों के लिए, इस हुकूमत के लिए। और जो फॉर्म 47 को जो खतरा था, शायद अब ये खतरा हुकूमत जो है वो ढोल बजा रही है कि हम बच गए हैं। राय साहब, मैं चाहूंगा कि क्विकली इस पे आप कमेंट अपना कर दें। जो मेरा एक सवाल है हमारा कि आपको हुकूमत नजर आ रहा है कि ये जीत गई है और इसका नुकसान तहरीक इंसाफ को हुआ, वट एवर द रीजंस आर, ये वक्ती जीत है या ये जीत जो है इसके दूरस आपको नताइज जो है वो नजर आ रहे हैं, और ये एक लंबी इनिंग के लिए सब कुछ जो है वो किया गया है? देखें, जीत हार का तयन तो तब होता है जब लेवल प्लेइंग फील्ड हो। जब कोई लेवल प्लेइंग फील्ड ना हो, जब पहले से मैच तय कर लिया जाए, जब पहले से अंपायर्स को अपने साथ मिला लिया जाए, तो तब जीत हार का तयन नहीं होता। इसलिए ये जो इतना बड़ा मूव हुआ है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये जाली हुकूमत की कोई जीत है। अब सुप्रीम कोर्ट में अमली तौर पर 2 चीफ जस्टिस आ गए, एक जस्टिस याहिया अफरीदी साहब, और जस्टिस याहिया अफरीदी ने इनिशली एक मस्बत इकदाम उठाया जब उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को उस जजेस कमेटी का हिस्सा बनाया जो कि बेंच तश्कील देती थी। लेकिन सबको पता था कि इस कठपुतली हुकूमत ने एक नई जाली कानून साजी के ज़रिए
ये अख्तियार जो है ये किसी भी सूरत जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया आफरीदी के पास नहीं रहने देना। और सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के मुताबिक जस्टिस याहिया आफरीदी को भी ये पता था, लेकिन उन्होंने एक गुडविल जेस्चर के तौर पर बहरहाल ये इकदाम किया। अब इस पूरी सिचुएशन में जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ये चाहते थे कि 26वीं आइनी तरमीम के मामले पर और उसका जायज़ा लेने के लिए एक फुल कोर्ट जो है वो इसको सुने, और उस वक्त तक ये जो बेंचेस बनाने वाली कमेटी थी इसके 3 अरकान थे, यानी जस्टिस याहिया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर। और इन दोनों जजेस ने यानी अक्सरियत से फैसला हो गया था कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाया जाएगा, लेकिन वो फुल कोर्ट नहीं बुलाया गया 26वें आइनी तरमीम के मामले पर। तो अगेन सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स के मुताबिक ये सब कुछ जस्टिस याहिया आफरीदी जो चीफ जस्टिस हैं उनकी मर्जी और मंशा से हो रहा था, और उनको पता था ज़ाहिर रजिस्ट्रार ने जो एक्ट करना था वो चीफ जस्टिस के अहकामात पर करना था। तो एक तो इससे ये साबित हो गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी, अगर उनसे कुछ लोगों ने उम्मीदें बांधी कि जस्टिस याहिया आफरीदी जो हैं बहुत मेरिट के ऊपर और इंसाफ और कानून और आइन के तकाज़ों के मुताबिक इंसाफ देंगे, चाहे इस्टेब्लिशमेंट नाराज़ हो जाए, चाहे ये जाली हुकूमत नाराज़ हो जाए, तो एक तो ये वाज़े हो गया कि जस्टिस याहिया आफरीदी कम से कम इन ये जो 2-4 इक़दामात हुए हैं इनसे साबित हुआ है कि वो इस किस्म के कोई फ़ैसले देने के मूड में नज़र नहीं आते। अब चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 2 चीफ जस्टिस हो गए हैं, एक तो जस्टिस याहिया आफरीदी और फिर जो आइनी बेंच के सरबराह लगाए गए हैं जस्टिस अमीन साहब, तो जस्टिस मंसूर अली शाह चूँकि सबसे सीनियर जज थे और बतौर चीफ जस्टिस उनका हक भी मारा गया था, और अगरचे ये इकदाम इस जाली हुकूमत ने किया है लेकिन इसके बेनिफिशरी तो जस्टिस याहिया आफरीदी बने। अगरचे इस जाली हुकूमत का इसका अपना मफाद था लेकिन बेनिफिशरी तो जस्टिस याहिया आफरीदी बने। तो जस्टिस याहिया आफरीदी कोशिश कर सकते थे, या आप ये कह लें कि ये कठपुतली हुकूमत ही कुछ फेस सेविंग के लिए जस्टिस मंसूर अली शाह को ये जो आइनी बेंच है इसका सरबराह बना देती, लेकिन ये जाली हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को वहाँ भी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। और अब जो है जस्टिस याहिया आफरीदी जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं और जस्टिस अमीन जो आइनी बेंच के सरबराह हैं, इसका मतलब ये है कि दोनों तरफ जो चीफ जस्टिस हैं या दोनों तरफ जो प्रिजाइडिंग जज जो या चीफ जज या इंचार्ज जज जो हैं ये ऐसे हैं जो कि इस हुकूमत के फ़ैसले इस हुकूमत के हक़ में फ़ैसले देंगे। ख़ास तौर पर जस्टिस अमीनुद्दीन जो हैं इनका तो आपको पता है कि वो नोट जिसमें उन्होंने कहा था कि पीटीआई को जो मखसूस नशिस्तें देने का फ़ैसला है इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को अमल नहीं करना चाहिए, इन्होंने तो इस किस्म के भी नोट्स लिखे हैं। तो इस वजह से ये आप कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये 26वीं आइनी तरमीम के बाद एक और हमला किया गया है, और ये वैसा ही हमला है जैसा कि इससे पहले शरीफ ख़ानदान के दौर में ये सुप्रीम कोर्ट पर जो फिज़िकल अटैक किया गया था, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की छत की ईंटें उखाड़ी गई थी। उस वक्त छत की ईंटें उखाड़ी गई थी और चीफ जस्टिस को जान बचाकर निकलना पड़ा था। और आज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की बुनियादों की ईंटें जो हैं ये उखाड़ी गई हैं ये इकदाम करके। उस वक्त इन्होंने छत उड़ाई थी और आज इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बुनियादें उड़ा दी। मैं जो हमारे सुनने वाले हैं उनको मैं ये बता दूं कि राय साहब कोशिश माशाल्लाह पूरी करके बैठ गए हैं, बट तबीयत इनकी ठीक नहीं है। राय साहब एक और चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट हुई पाकिस्तान के अंदर, और ये हमें ज़रा ना इसको मिलकर ज़रा इसको एक्सप्लोर करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ना हमेशा डील और ढील की बात होती रही है। जब कोई जेल के अंदर जाता है तो मुसलसल ये कहा जाता है कि अब तो देखें जी ये डील होगी तो बाहर आएंगे। हमने पिछले 1 महीने के अंदर बहुत सारे बयानिए बनते हुए देखे और इनमें हवा भी निकली। मिसाल के तौर पे ये कहा गया कि देखें जो बहनें हैं वो बाहर आ रही हैं, उससे पहले कुछ लोगों ने कहा कि मैं कोशिश करूंगा, और देखें अगले दिन वो बाहर आ गई, मैंने वादा पूरा कर दिया। यानी कानून वाली बात नहीं थी, सिर्फ किसी के कहने पर और किसी के जोर डालने पर और किसी की कोशिशों का नतीजा है। फिर बुशरा बीबी के हवाले से भी ये बातें होती रही, पेशावर गाड़ी जानी थी, लाहौर जानी थी, पेशावर क्यों मुड़ गई, ये सब कुछ हुआ। और फिर हमने अगले ही दिन देखा कि FIA चलेगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुशरा बीबी की बरियत के ये जो जमानत है उसके हवाले से।
तो ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं, डील की ढील की, लेकिन माजी के अंदर ये जो तरीकाकार था, इसे आला कहें या फार्मूला कहें किसी भी सियासतदान से जान छुड़ाने का, उसका नाम डील रखा गया है। सियासतदान डील करते हैं और हमेशा करते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर गए डील करके, जेल में थे तब भी डील थी, जेल से बाहर निकले तब भी डील करके गए, फिर एक दफा नहीं, ये इनकी तारीख रही है कि इन्होंने हमेशा डील करके ही अपनी सियासत को जिंदा रखा है। राय साहब पाकिस्तान वापस आए तब भी ये डील करके आए, और ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके ये जो नून लीग के जवेद लतीफ साहब हैं वो ये हमें कहते हुए नजर आते हैं, ये इनकी अपनी जमात के लोग कहते हुए नजर आते हैं। ख्वाजा आसिफ के नेशनल टेलीविजन पे कैटेगोरिकली ये अल्फाज थे कि जनाब डील हुई और एस्टेब्लिशमेंट ने भेजा था नवाज शरीफ को बाहर, और फिर अब दोबारा से ये हवा जो है वो चल रही है। ख्वाजा आसिफ की एक स्टेटमेंट राय साहब सामने आई है, एक इंटरव्यू उन्होंने दिया, और जो मैंने लफ्ज कहा ना कि मिलकर इसे एक्सप्लोर करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या ये चाल चली जा रही है, हवा बनाई जा रही है, जैसे पहले बनाई गई कि इमरान खान को निकालने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर कोशिश कर रही है। आप इसे कितना जो है वो इत्तफाक करते हैं, लेकिन उससे पहले राय साहब ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा, वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ वाले बैरूनी ताकतों से कह रहे हैं कि वो इमरान खान को रिहा करने और फलां मुल्क भेजने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालें। अब ये फलां मुल्क कौन सा है ये नहीं बताया, और वो मुल्क इमरान खान को वसूल करने पर तैयार हैं। जब उनसे पूछा गया तो वो कौन से ममालिक हैं, यूरोपीय हैं या अमरीकी, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनसे जुग्राफिया ना पूछा जाए। बैरिस्टर अकील भी कह चुके कि तहरीक इंसाफ शौकत खानम से कुछ मेडिकल रिपोर्ट्स लेकर आएगी, तैयार करवा रही है, जिससे साबित करेगी कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है, और फिर उन्हें जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। इन मेडिकल रिपोर्ट्स की बुनियाद पर उनका इलाज जो है वो बाहर ही हो सकता है, पाकिस्तान में नहीं हो सकता। फिर जजेस के खत के हवाले से भी कुछ उन्होंने बातें कही हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस पर हम थोड़ी सी बात करें कि क्या वाकई इमरान खान डील पीटीआई कर रही है, आपको लगता है ऐसा राय साहब? क्योंकि दूसरी तरफ अगर इमरान खान ने डील करनी होती ना तो 8 फरवरी के बाद हालात बड़े अच्छे थे। राय साहब आप इससे इत्तफाक करेंगे, डील करनी होती तो पीपल्स पार्टी खुद परेशान फिर रही थी कि हम इनसे क्यों सियासत कर रहे हैं, पीटीआई वाले आप हमारे साथ आ जाएं, हम मिलकर हुकूमत बनाते हैं, तो वो तो ज्यादा हालात अच्छे थे, इमरान खान आज जेल में ना होते। अगर डील करनी होती राय साहब 2 दफा हुकूमतें पंजाब और केपी की इमरान खान ने खत्म की तो ये खत्म ना करते, और फिर और भी मामलात हैं। तो आपको लगता है कि आज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आईनी तरामीम हो गई, मुल्क के अंदर जो कुछ किसने करना था वो सब कुछ कर लिया गया, तो आज कोई इस तरह से काम करेगा और इमरान खान उन बातों पर अमल करें या फिर पीटीआई कोशिश करे? अच्छा, मुझे वैसे इसमें कोई इतराज नहीं, अगर इमरान खान जेल से बाहर, पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो राय साहब उन्हें भेज देना चाहिए, चूंकि उनके दुश्मन जेल के अंदर भी होंगे, बाहर भी होंगे, और लोग नहीं चाहते। अब तो खैर कहना शुरू कर दिया लोगों ने, टेलीविजन पर बैठ के कहना शुरू कर दिया कि कुचल दिया जाए और फितना है, खत्म करें, अपने अंजाम को पहुंचने, ये बातें हो रही हैं। तो आपको क्या लगता है साहब, डील ढील या फिर ये सिर्फ एक चाल है जो चली जा रही है? देखें आशिफ साहब, डील की जो डेफिनेशन है इसको समझना और अपने व्यूअर्स को आसान अल्फाज में समझाना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर मियां नवाज शरीफ ने जनाब बाजवा से जो डील की थी वो इसलिए डील थी कि मियां नवाज शरीफ पर जो करप्शन के इल्ज़ामात थे आज तक वो उनकी मनी ट्रेल नहीं दे सके, आज तक वो उनकी मनी ट्रेल फराम नहीं कर सके। उनको आला अदालतों से भी सज़ाएं हुई, उसके बाद हाई कोर्ट्स ने उनकी जायदादें जब्त की, हाई कोर्ट ने उनको मफरूर और इश्तिहारी करार दे दिया, और उस वक्त उनके पास कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। यानी जो कुछ नवाज शरीफ के साथ हो रहा था उनके पास किसी किस्म की कोई पब्लिक सपोर्ट नहीं थी। कोई ऐसा नहीं था कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत होते हुए, इलेक्शन कमीशन की हुकूमत होते हुए, सुप्रीम कोर्ट की हुकूमत होते हुए जिस तरीके से इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन भी जीत लिए, इसी तरह इमरान खान साहब ने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जो है ये सुप्रीम कोर्ट को, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, पूरे अदालती निज़ाम को, पाकिस्तान के जितने इदारे उस वक्त चाह रहे थे कि पीटीआई ये इलेक्शन ना जीते, तो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन जीत लिया। अब नवाज शरीफ का जो केस था वो इससे इंटायरली डिफरेंट था। वो केस ये था कि वो एक करप्शन के केस में, किसी सियासी केस में नहीं,
कई करप्शन के केसेस में वो जेल के अंदर थे। उसके बाद एक प्लान बनाया गया, उनके जो डॉक्टर अदनान थे, और फिर हर रोज़ वो रिपोर्ट सामने लाई गई कि वो प्लेटलेट्स जो हैं वो 0 पे चले गए, आज 2 पे चले गए, फिर 0 पे आ गए। फिर वो मुज़िक्का खेज तस्वीर लाई गई सामने कि जाती उमरा में एक इमरजेंसी जो है वो सेल बना दिया गया, और वो सेल क्या, एक जो किसी डॉक्टर के ऑफिस के बाहर एक बोर्ड सा लगा होता है वो साथ लगा दिया गया। तो जिसके प्लेटलेट्स जो हैं वो 0 पे जा रहे हों, तो क्या आप ये समझ सकते हैं कि उनका कोई इमरजेंसी इलाज जो है वो घर पे हो रहा हो। लेकिन बहरहाल वो उस डील के तहत जो है ये उस वक्त नवाज शरीफ जो है बाहर चले गए। अब इमरान खान साहब का मामला जो है इसको ज़रा समझें। इमरान खान साहब ने और PTI ने पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक तो इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अफसरशाही की भी इस्टेब्लिशमेंट है, सुप्रीम कोर्ट की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है, हाई कोर्ट्स की अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। जिस इस्टेब्लिशमेंट के नीचे इलेक्शन हुए यानी चीफ कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, उनकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट है। तो इसी तरह जो फौज है उसकी अपनी इस्टेब्लिशमेंट। तो ये जितनी इस्टेब्लिशमेंट्स थी ये सारी मिलकर इमरान खान साहब के खिलाफ काम कर रही थी, PTI को इलेक्शन जीतने से रोक रही थी। लेकिन उसके बावजूद जब इमरान खान साहब ने इस पूरे निज़ाम को शिकस्त दे दी, उसके बावजूद जब इमरान खान साहब को जेल में मज़ीद रखना नामुमकिन हो गया, 2 ही ऑप्शन रह गए थे, क्योंकि ये जो D चौक वाला एहतजाज था ये आई ओपनर था। रावलपिंडी में GHQ के शहर में जो एहतजाज हो गया ये आई ओपनर था। कभी आप कह लें मफामत के नाम पर, कभी किसी वादे के नाम पर इस्टेब्लिशमेंट ने, कभी अली मीन गंडापुर साहब से किसी वादे के नाम पर जो एफाद हुए, ये जो एहतजाज थे पिंडी वाले और D चौक वाले, ये ख़त्म तो करवा दिए। लेकिन ये अब बात बिल्कुल आया थी कि जिस दिन तहरीक इंसाफ ने एक डिसाइसिव कॉल दे दी, जिस दिन डिसाइसिव कॉल दे दी, इमरान खान साहब को रिहाई से नहीं रोका जा सकेगा। तो इमरान खान साहब अब दूसरा ऑप्शन जो इस्टेब्लिशमेंट के एजेंट समझे जाते हैं, फैसल वाउडा, वो ये दे रहे थे कि इमरान खान साहब की खुदा न खास्ता जान ले ली जाएगी। जैसे उन्होंने कहा कि अगर अली अमीन गंडापुर ने अगर अडियाला जेल पर धरने देने का फ़ैसला किया तो इससे तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब की जान को संगीन ख़तरात लाक हो जाएंगे। ये फैसल वाउडा के अल्फाज थे। यानी ये पैगाम दिया जा रहा था कि इस सूरत हाल में इमरान खान साहब की जान भी ली जा सकती है, और शायद इसके लिए कोई मॉक जिसको कहते हैं एक एक्सरसाइज वो भी की गई। जब इमरान खान साहब के सेल की बिजली 5 दिन बंद की गई, खान साहब को 2 हफ्ते तक उनकी जो कानूनी टीम है उनसे नहीं मिलने दिया गया। तो इस पूरी सिचुएशन के अंदर मैं कतई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान साहब बाहर जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पूरी सिचुएशन के अंदर इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपको ये देखना है कि इमरान खान साहब की जान कैसे बचानी है, क्योंकि लीडर होगा तो अगर आप लीडर होगा तो वो लीड करेगा ना कौम को। अगर खुदा न खास्ता लीडर ही उन्होंने ख़त्म कर दिया तो वो कैसे लीड करेगा। नंबर 1, इमरान खान साहब ज़ाहिर है जेल के अंदर अकेले हैं, उनका अज़्म, उनके आसाब, ये तो खुद इस्टेब्लिशमेंट और ये जाली हुकूमत आजमा चुकी है। लेकिन हाशमी साहब, कोई 2-4 हज़ार बंदों से कोई अकेला बंदा तो नहीं लड़ सकता। कोई इमरान खान साहब 12-15-20 बंदे खुदा न खास्ता उनकी जान लेने के किसी मुबैना प्लान पर अमल कर रहे हों तो इमरान खान साहब तो मज़ामत नहीं कर सकते ना। इमरान खान साहब क्या कोई दुनिया का कोई बंदा भी नहीं कर सकता। तो इसलिए अगर कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि खान साहब बाहर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि सबसे पहले ये ज़रूरी है कि सिचुएशन को असेस किया जाए और इमरान खान साहब की जो जान बचाना है ये सबसे पहले देखना चाहिए कि वो किस तरह से बच सकती है। अगर PTI को लगता है कि वो एक डिसाइसिव एहतजाज कर सकती है जिसके नतीजे में इमरान खान साहब को बाहर निकाला जा सकता है तो वो डिसाइसिव एहतजाज करे, और अगर PTI को लगता है कि PTI की लीडरशिप उस किस्म का डिसाइसिव एहतजाज अभी नहीं करना चाहती या खान साहब किसी हिकमत अमली के तहत इस तरह का एहतजाज अभी नहीं करवाना चाहते तो खान साहब की जान जो है वो बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम करना चाहिए। लेकिन ये कोई डील वगैरह नहीं खिलाएगी। ये तो इमरान खान साहब पर सियासी केसेस थे। इसका मतलब ये होगा कि इमरान खान साहब की जो सियासी ताकत है, अवामी ताकत है, उस अच्छा, मैं ना एक चीज़ राय साहब इसमें ऐड कर दूं
खान साहब की ज़िंदगी इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली मैं तो राय साहब कई महीनों से ये बात कह रहा हूँ कि खान साहब को चले जाना चाहिए। कौम ये नहीं कही कि इमरान खान जो है वो डील करके आया, इमरान खान की ज़िंदगी को वाकई खतरात है। ये वो खतरात नहीं है जो नवाज शरीफ को थे, और जिस तरह से हमने यहाँ पर उन्हें 4 साल राय साहब भुगताए अस्पतालों में आने आगे पीछे, और जिस तरह से रिपोर्ट्स हमारे सामने आती रही है। अच्छा, मैं क्विकली एक चीज ख्वाजा आसिफ की, एंड देन वी मूव टू आपके जो अमेरिका में इस वक्त राय साहब जो कुछ हो रहा है और इसका असर पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर क्या बनेगा, एंड देन जवेद लतीफ वी हैव इन आवर रन डाउन। ख्वाजा आसिफ साहब ने राय साहब माजी के अंदर ये बात मुसलसल वो करते रहे, और एक ट्वीट उन्होंने किया था काजी फायज ईसा साहब के हवाले से कि वो जो एक्सटेंशन है उनकी वो नहीं होगी। उन्होंने क्या कहा था कि इमरान खान का टोला कई माह सैकड़ों टीवी प्रोग्रामों में कहते रहे कि काजी फायज ईसा का मकसद मुलाजमत में तोसी है, वो वक्त पे रिटायर होकर चला गया। अगर उनमें शर्म हया होती तो डूब मरने का मकाम था। जब सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो उन्हें गैरत दिलाने में वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। आपको पता है आज क्या हो रहा है साहब, इन्होंने टेलीविजन चैनल पर बैठ के मालिक साहब के प्रोग्राम में कहा कि जो इनिशियल ड्राफ्ट था, क्योंकि वहां पे एक्सटेंशन की बात हुई, तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये प्रपोजल था कि उम्र को बढ़ा दिया जाए, तो आज उन्होंने अपने ही उस बयान की नफी कर दी है टेलीविजन पर बैठकर। पता नहीं राय साहब ये कितने बयानात बदलेंगे, ये हमेशा इसी तरह इन्हें जो है बेशर्मी का सामना करना पड़ता है। ये लोगों को कहते थे कोई शर्म और हया होती है, लेकिन ख्वाजा साहब आज दोबारा जो है वो गलत साबित हुए हैं। राय साहब, हैविंग सेड दैट, जवेद लतीफ साहब की भी कुछ बातें हैं, मैं चाहूंगा कि ये भी हम रख दें, एंड देन विल गिव यू लिटिल बिट ब्रेक, क्योंकि मैं देख रहा हूं आपके लिए बोलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, एंड बट वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम अमेरिका जो हम अभी शामिल करते हैं। राय साहब, एक तो जवेद लतीफ साहब की जो गुफ्तगू है इस पूरे एपिसोड के अंदर, नवाज शरीफ साहब लंदन में है, और नवाज शरीफ साहब इससे पहले अमेरिका भी होकर आए, और अमेरिका में उन्होंने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन को खरीदने का जो है वो ख्वाब देखा, और इसका इजहार उन्होंने वहां पर जाकर किया। मरियम, वो कहते हैं कि मरियम जो है उनकी ख्वाहिश है, और मरियम कहा कि हम पीआई के अलावा भी कुछ देख सकते हैं, पीआई को भी खरीद सकते हैं। ये बातें हुई, उनके वीडियो क्लिप्स मौजूद है जिसमें वो तमाम स्टेटमेंट्स हैं वो दे रहे हैं। अच्छा, अब लंदन जो है ना, यहाँ पर आकर शायद इंसान को थोड़ा सा शेर हो जाता है। पाकिस्तान के अंदर जो इनके प्रॉक्सीज हैं वो बैठी हुई क्या बातें कर रही हैं कि नवाज शरीफ बहुत जल्दी जुबान खोल देंगे। नवाज शरीफ साहब बार बार कहते रहे कि उनके सीने में कई राज दफन है और वक्त आने पर इन राजों को खोलेंगे, लेकिन आज तक उन्होंने सब दूर से भी कौम के सामने ये राज जो हैं वो नहीं रखे। जवेद लतीफ साहब कहते हैं कि जब जुबान खोलेंगे और उन्होंने जो राज अब तक अपनी नस्लों की बेहतरी के लिए राज रखे हैं वो एक एक राज बताएंगे, भले सियासी नुकसान ही बर्दाश्त क्यों ना करना पड़े। सवाल तो ये ना राय साहब कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हारे, क्या उनको ये भी बताया, कौम को बताएंगे कि किसी और ने उन्हें जिताया? इस पर जवेद लतीफ साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। और ये जुबान कब खोलेंगे और क्या बाकी जो नस्लें आने वाली हैं इनको तबाह कर देंगे? अगर इस बयान को भी देखा जाए कि सियासत को कुर्बान करेंगे, नस्लों को बचाने के लिए उन्होंने राजों को राज ही रहने दिया। राज साहब, एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, और फिर हमें ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप या फिर कमला हैरिस जो है, उन दोनों में से क्या इस वक्त गेम बन रही है, और फिर जो इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका असर पाकिस्तान के इलेक्शन, पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत और इमरान खान की रिहाई से क्योंकि मुसलसल जोड़ा जा रहा है। आप जहां बैठे हुए हैं वहां पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चैप्टर है वो ऑब्वियसली इस किस्म की लॉबिंग करता रहा, व्हाइट हाउस में भी, फिर हमने जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है, कांग्रेस, हर जगह से खतूत लिखे गए इमरान खान की रिहाई और ह्यूमन राइट्स वायलेशन के हवाले से। दुनिया भर की नज़रें अमरीकी इलेक्शन पर हैं, कौन व्हाइट हाउस में जाएगा और फिर इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर क्या बनेगा, और इसको आप किस तरह राय साहब देखते हैं? डू यू थिंक कि इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी? क्योंकि आम तासुर ये दिया जाता है कि ट्रंप जो है ना वो एक तरह से उनके अंदर एक रिबेलियन एटीट्यूड है, और वो एक ऐसी पर्सनैलिटी का मतलब कहा जाता है कि वो मालिक हैं कि जो सख्त है, जो कंट्रोवर्शियल भी है, जो कंट्रोवर्सीज को पसंद करती है, जो लोगों पे खुलम खुला तनकीद करने से बाज नहीं आती, डिप्लोमेसी यानी जिसे कहते हैं ना कि मुंह फट किस्म की। और बाज लोग तो जो उनके मानने वाले उन्हें दलेर भी कहते हैं, उनके मुखालफिन उन्हें कहते हैं कि डिप्लोमेटिक नहीं है, इन्हें बात करनी नहीं आती। अच्छा, कहीं ना कहीं ये भी एक तासुर आम है
कि ये अपने आप को इमरान खान से कहीं ना कहीं उन्हें वो पसंद भी करते हैं। हमने इससे पहले भी देखा कि उन्होंने इमरान खान का भी नाम लिया और इस हवाले से बहस भी हो रही है और रिहाई के हवाले से भी। आप ये समझते हैं कि ये बातें सही हैं, रिपब्लिकन्स आए या डेमोक्रेट्स आए, जो इसका कोई असर किसी लेवल पर इमरान खान की रिहाई से हम जोड़ सकते हैं राय साहब? और मुझे अपडेट भी हमें दें कि इस वक्त अमेरिका में क्या चल क्या रहा है। देखें हाशमी साहब, ये जो ख्वाजा आसिफ ने अब कन्फेशन किया है, ये इनिशियल ड्राफ्ट मैंने भी देखा हुआ है, बहुत से इस्लामाबाद के सहाफ़ियों ने देखा हुआ है। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने सरतोड़ कोशिश की एक्सटेंशन लेने की, लेकिन आखिर में इस्टेब्लिशमेंट ने उनको एक ऐसा एजेंट समझकर जो कि अब यूज़लेस हो गया था, उनको रद्दी की टोकरी में डाल दिया, क्योंकि वो टिश्यू पेपर के तौर पर इतने ज़्यादा इस्तेमाल हो चुके थे कि इससे ज़्यादा उस टिश्यू पेपर को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। और आपको याद होगा कि जब एक्सटेंशन के मुतल्लिक बात हो रही थी तो जस्टिस फ़ाइज़ ईसा के ऑफिस से, यानी रजिस्ट्रार ऑफिस से, ये एलामिया जारी कर दिया गया था कि जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कभी भी एक्सटेंशन लेने से इनकार नहीं किया। जस्टिस फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि अगर बाकी जजेस की मुद्दत मुलाज़मत बढ़ाई जाती है तो ठीक है, फिर मैं भी कबूल कर लूँगा। यानी वो एक्सटेंशन ही कबूल कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बाकायदा इस पे एलामिया जारी किया। तो इसका मतलब यह है कि आखिरी वक्त तक वो एक्सटेंशन लेना चाहते थे, लेकिन उनको एक्सटेंशन दी नहीं गई। वो बहुत मुतनाज़ा हो चुके थे, सिर्फ पीटीआई की वजह से नहीं बल्कि एक और हसास मामले की वजह से भी। अब जो दूसरा आपने जावेद लतीफ़, मेरा ख्याल है कि उनको भी हमने ज़रूरत से ज़्यादा डिस्कस कर लिया, उनका तो डिस्कस करना बनता नहीं। अब आ जाए जो अमरीकी इलेक्शन में क्या हो रहा है। देखें, हमारे व्यूअर्स को पता होगा कि अमरीकी जो सदारती इलेक्शन है, ये पॉपुलर वोट जो है इसके ज़रिए नहीं होता इसका डिसीजन कि पॉपुलर वोट किसने लिए। यानी ऐसा नहीं है कि 10 करोड़ वोट अगर डले हैं तो जिसने 5 करोड़ से ज़ायद वोट ले लिए या 5 करोड़ 1 वोट ले लिए वो जीत गया। ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है और इस इलेक्टोरल सिस्टम में 538 वोट हैं और किसी भी अमरीकी सदर के उम्मीदवार को ये जीतने के लिए, यानी ये इलेक्शन जीतने के लिए या सदर बनने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट जो हैं ये दरकार होते हैं। अब इसके अंदर 2 ट्विस्ट हैं, वो ये हैं कि जिनको लोगों ने शायद कम कंसिडर किया है कि कमाला हैरिस के मुतल्लिक ये समझा जाता है कि 226 इलेक्टोरल वोट्स वो उन रियासतों से हासिल करने में कामयाब हो जाएंगी जो कि ब्लू स्टेट्स कहलाती हैं, जो कि ज़्यादातर अदवार में सवाए जब सदर ट्रम्प 2016 में 1-2 ब्लू स्टेट्स को फतह करने में कामयाब हो गए थे। तो 226 वोट्स वो उन रियासतों से ले लेंगी जहां पे हमेशा से जो ब्लू स्टेट्स रही हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको ये जो 270 का मैजिक फिगर है, ये उसके बाद भी इसको अचीव करने के लिए उनको 3 स्टेट्स के अंदर जो है वो बहुत ही गैर मामूली कारकर्दगी जो परफॉर्मेंस है ये दिखानी थी। अब वो बैटल ग्राउंड जो हैं उनमें पेंसिल्वेनिया है जिसके 19 वोट्स हैं, जॉर्जिया के 16 हैं, नॉर्थ कैरोलिना के 16, मिशिगन के 15, एरिजोना के 11, विस्कॉन्सन के 10 और नेवाडा के 6। अब अगर कमाला हैरिस ने जीतना था तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो पेंसिल्वेनिया, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना ये तीनों स्टेट्स जीत जाएं, लेकिन ये जो तीनों स्टेट्स थी यहाँ से वो 51 इलेक्टोरल वोट हासिल कर सकती थी, लेकिन यहाँ जो आखिरी वक्त तक भी सर्वेज आए, यानी जिस वक्त इलेक्शन में वोट डल रहे थे उस वक्त भी सर्वेज इस किस्म के आ रहे थे कि शायद ट्रंप को कहीं ना कहीं एज हासिल है, लेकिन पेंसिल्वेनिया में बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो भी निकले हैं और एक इम्प्रेशन है कि ये स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने कमाला हैरिस के हक में वोट दिया होगा। अब उसके बाद अगर आप ट्रंप की बात करें तो ट्रंप के पास 219 इलेक्टोरल वोट उन स्टेट्स में से पहले से मौजूद हैं, एक तरह से यकीनी कि जो कि हमेशा से सदर ट्रंप की पार्टी के पास वो रियासतें रही हैं। तो यहाँ से 219 इलेक्टोरल वोट्स तो उनके 100% कन्फर्म थे। अब उन्हें सदर बनने के लिए 51 वोट मज़ीद दरकार थे। अब इस पूरी सिचुएशन में उनके पास जो पाथ था कि वो कैसे ये फिगर हासिल करें 270 का,
तो वो भी पेंसिल्वेनिया से, जॉर्जिया से और नॉर्थ कैरोलिना से गुजरता है वो पाथ भी। तो ये अगर वो तीनों स्टेट्स जीतते तो इन तीनों स्टेट से 51 वोट हासिल करके, यानी इलेक्टोरल वोट हासिल करके, वो उनके सदर बनने का ये जो पाथ है ये बिल्कुल क्लियर हो जाता। और ये जो तीनों स्टेट्स हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया, इन तीनों स्टेट्स में आखिरी पोलिंग सर्वे के मुताबिक बिल्कुल माइनर से आप कह लें डिफरेंस से ट्रंप आगे थे। अब जो आप कह रहे हैं कि क्या इस इलेक्शन का जो नतीजा है इसका कोई इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? एक तो ट्रंप के हक़ में यहाँ जो पीटीआई के कम्युनिटी है, यहाँ जितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी है अमेरिका में, इनमें कुछ 97 से 98% जो लोग हैं ये पीटीआई के हामी हैं। और ऐसी जो कम्युनिटी जो कि बासर कम्युनिटी है पाकिस्तानी, वो भी पीटीआई की हामी है और इन्होंने बहुत बड़ी तादाद में ट्रंप के हक़ में वोट दिए। ऐसे ही अमेरिका में रहने वाले जो पाकिस्तानी और दीगर मुस्लिम ममालिक हैं उनके जो वोटर हैं, यहाँ तक कि अरब ममालिक के जो वोटर हैं उनकी बड़ी तादाद ने भी ट्रंप के साथ इज़हार यकजहती करते हुए उनको वोट देने का वादा किया था। क्योंकि ट्रंप ने एक वादा किया कि मैं मिडल ईस्ट में ये वार ख़त्म करवा दूंगा। अब इस पूरी सिचुएशन में जो एक हैपनिंग हुई थी, जो कि सज्जाद बरकी, पीटीआई के रहनुमा और आतिफ खान, ये लारा ट्रंप से जाके मिले थे इमरान खान साहब की नाहक कैद के मुतल्लिक, पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है इसके मुतल्लिक पूरी ब्रीफिंग दी थी। तो लारा ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई थी कि वो इस मसले को टेकअप करेंगे। लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ हुआ इससे पहले, अब इससे कतई नज़र, यानी ये तो एक अलग बहस है, रिजल्ट्स तो एक अलग बहस है, इससे कतई नज़र ज़रूरी नहीं है कि उसी किस्म की पॉलिसीज़ जो हैं वो जारी रहें जिस किस्म की पॉलिसीज़ पहले थी। और बहुत से यहाँ पे पीटीआई के सपोर्टर्स हैं और जो थिंक टैंक्स हैं उनका ये ख्याल था कि सदर ट्रंप की कामयाबी की सूरत में इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए बहुत सी जो मुश्किलात हैं ये आसान हो सकती हैं। जैसा कि मैंने बताया कि लारा ट्रंप ने पीटीआई के एक आला डेलीगेशन को इस बात की यकीन दहानी भी कराई थी। बहुत शुक्रिया सर। विर्ज, ये आज की हमारी निश्चित थी। अगली वीडियो में आपसे जल्द मुलाकात होगी और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि रेगुलर 2 टोक आप तक जो है वो लेकर आएँ। मुझे और इब्राहिम राजा साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।